जय हिंद दोस्तों, मैं प्रेम नैनीवाल और एक बार फिर से हम रूबरू हो रहे हैं अपने चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर ये शुरू किया था जो कि कक्षा 7 का गति और समय, और आज दोस्तों हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और टॉपिक है हमारा दूरी समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ग्राफ क्या है, पहले तो ये स्थिति जान लीजिए। हम लोग जब भी जैसे कि कोई खिलाड़ी है और वो कौन से ओवर में कितने रन बना रहा है, इस बात को यदि ग्राफ में दर्शाना है तो हम किस तरीके से दर्शाएंगे, या कोई और भी रीडिंग हमें दे रखी है तो हम किस तरीके से उसको ग्राफ में दर्शाएंगे, ये चीज़ जानते हैं। पहले तो ग्राफ जो हम बनाते हैं वो किस तरीके से, आपका ग्राफ का जो इस तरीके से पन्ना होता है, उस पन्ने को दोस्तों हम बीच में से ऐसे 4 भागों में बांट सकते हैं। जो बीच में ये बिंदु आपको यहाँ प्राप्त होता है वो असल में बिंदु O, यानी जिसे हम कहेंगे मूल बिंदु। ये रहेगा आपका मूल बिंदु ग्राफ का, जिस पर रीडिंग कितनी रहेगी 0। और उसके बाद ये जो खड़ी अक्ष आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, इस अक्ष को हम कहेंगे y अक्ष, या y से लगाकर y डैश। कुल मिलाकर जो y अक्ष आपकी होगी दोस्तों, वो y अक्ष, y o और y डैश, यानी मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ, ये जो परपेंडिकुलर आपको नज़र आ रही है। उसके बाद यहाँ से लगाकर यहाँ तक जिसे हम कहेंगे x अक्ष, और वो रहेगी x और x डैश, यानी x अक्ष जो आपकी होगी वो कुल मिलाकर के XO और X डैश तक होगी। तो ये दोनों ही अक्षों की मैं बात कर रहा हूँ जो परस्पर एक दूसरे के लंबवत होती है। और एक तीसरी अक्ष और भी है जो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, यानी कि मूल बिंदु से लगातार ऊपर की तरफ और लगातार ये साइड आपको जो नज़र आ रही है। इसके अलावा एक अक्ष कहाँ होती है वो दोस्तों हम बोर्ड पे उसे नहीं दर्शा सकते, वो इस तरीके से होती है और बोर्ड के पीछे भी होती है। तो ये जो अक्ष होती है ये होती है Z अक्ष, Z अक्ष। और हम कहेंगे कि जो Z है वो Z डैश तक रहेगा, और ये मान लीजिए इस तरीके से हम इसे दर्शा भी सकते हैं। ये पीछे की तरफ है बोर्ड की और ये आगे की तरफ है। जो Z अक्ष रहेगा ZO और Z डैश, यहाँ तक ये रहेगा। तो इन्हीं अक्षों में कुछ विशेष स्थितियों को हमें दर्शाना होता है जहां हम अपनी कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने इस ग्राफ के पन्ने को 4 भागों में बांटा है। कुछ पैमाने इसमें होते हैं, कुछ महीन लाइनें इसमें चाहे खड़ी हो चाहे आड़ी हो वो भी इसमें होती है। तो पैमाना मानते हुए हम ग्राफ बनाएंगे। लेकिन दोस्तों ये जो ग्राफ है वो ग्राफ 3 प्रकार के हो सकते हैं। मेन रूप से जो ग्राफ है वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। उन तीनों प्रकारों में से सबसे पहला जो प्रकार है वो है स्तंभ ग्राफ, और दूसरा जो प्रकार है वो है वृत्तारेख या वर्ताकार ग्राफ, जिसे वर्ताकार ग्राफ भी हम कह सकते हैं। और तीसरा और अंतिम जो आपका है वो हम कह सकते हैं रेखा ग्राफ, रेखा के रूप में होगा। तो सबसे पहले ग्राफ को हम जानते हैं कि स्तंभ ग्राफ क्या है। स्तंभ ग्राफ क्या है? तो एक ऐसा ग्राफ जिसमें स्थितियों को हम क्या करते हैं, स्तंभ के रूप में दर्शाते हैं। जैसे कोई खिलाड़ी है और मैं यहाँ पे एक छोटी सी सारणी बना रहा हूँ, कौन सा खिलाड़ी है और कितने रन वो बना रहा है कौन से ओवर में। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे रन को लिखा है और यहाँ पे मैंने जो है ओवर को लिखा है। तो जैसे कोई खिलाड़ी पहले ओवर में 2 रन बनाता है, कोई खिलाड़ी पहले ओवर में यदि 2 रन बनाता है तो उस स्थिति को दर्शाने के लिए हम ओवर यहाँ पे इसको अंकित कर रहे हैं। एक्स अक्ष जो हमारा है उस पे हम ओवर को ऐसे ले रहे हैं, और जो वाई अक्ष है उस पे जितने रन बने हैं उसको हम ले रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि मेरे को इस अक्ष पर मेरे को दर्शाना है, जैसे ओवर दर्शाना एक्स अक्ष पर और रन को वाई अक्ष पर दर्शाना है, तो मैं यहाँ से ये देखूंगा कि जैसे ओवर जो है पहले ओवर में कितने रन है सारणी में, कि पहले ओवर में 2 रन है, तो मैं इसको ज़्यादातर क्या करूँगा, यहाँ से इस 2 को मिला करके मैं एक स्तंभ बनाऊंगा
और इसको मैं छायांकित कर दूंगा या इसको रेखांकित कर दूंगा। जैसे कि कोई खिलाड़ी है और वो दूसरे ओवर में मान लीजिए केवल 1 रन बनाता है, तो हम क्या करेंगे कि ओवर, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, और 2 को यहाँ से हम लगा कर क्या कर देंगे, यहाँ से छायांकित कर देंगे। तो ये स्थिति रहेगी। जैसे कि कोई खिलाड़ी है और वो तीसरे ओवर में मान लीजिए वो 3.5 रन तो नहीं हो सकते, लेकिन मैं 4 कह सकता हूँ कि अगर वो 4 रन बनाता है तो लगभग जो है इसको हम 4 से मिला करके क्या कर देंगे, ये इसकी स्थिति हम बना देंगे। तो इस प्रकार का जो ग्राफ होता है वो दोस्तों आपका कहलाता है स्तंभ ग्राफ। और उसके बाद एक और ग्राफ और प्रकार जिसे हम कह सकते हैं वो है वृत्ताकार। और वर्ताकार ग्राफ क्या है, वृत्त के रूप में हम स्थितियों को दर्शाएंगे। पूरे वृत्त को हम 100% मान के चलेंगे। और जैसे कि पूरा वृत्त वायुमंडलीय जो गैसें हैं उसकी अगर मैं बात करता हूं कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं या कितने प्रतिशत तक वो है, तो वो दर्शाने के लिए मैं इस वर्ताकार ग्राफ को जो है एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। तो जैसे ये वर्ताकार ग्राफ मैंने बनाया है और सबसे ज़्यादा हमें पता है कि वायुमंडल में यानी कि नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक होती है, और नाइट्रोजन का मतलब वो 78%, ठीक है ना, लगभग 78%। और जैसे कि ऑक्सीजन की यदि हम बात करें तो वो ये 21% होती है। और उसके बाद जो बचा यानी 1% का एक छोटा सा हिस्सा जिसे हम कह सकते हैं 0.03%, और वो होती है अन्य गैसें। बहुत सारी गैसों का मिश्रण उसमें होता है। तो दोस्तों अब मैं इस वृत्त को 100% मान रहा हूं और मेरे को ये दर्शाना है कि नाइट्रोजन कितने परसेंट है, 78% है। तो मैं लगभग इसका जो हिस्सा होगा यानी कि लगभग जो इसका 78% हिस्सा होगा वृत्त का, उसको मैं इस रूप में दर्शाऊंगा और कहूंगा नाइट्रोजन। कलर इसका मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे चेंज कर दूंगा। जो ऑक्सीजन रहेगी, जैसे हमें पता है कि ऑक्सीजन 21% है, तो लगभग 21% का जो हिस्सा है उसे मैं इस तरीके से दर्शा दूंगा जैसा कि आप ग्राफ में यहाँ देख ही रहे हो, ये हिस्सा और ये है क्या, ऑक्सीजन। उसके बाद जो बचा यानी कि 0.03 जो कि एक बहुत ही छोटी संख्या है हमारे पास, तो एक छोटा सा हिस्सा मैं दर्शाऊंगा किसके लिए, अन्य गैसों के लिए। तो इस तरीके से ये जो ग्राफ होता है वो कहलाता है वर्ताकार ग्राफ। और कुछ ऐसी ही स्थितियों के लिए इसे काम में लिया भी जाता है कि जहां हमें वायुमंडल के गैसों के बारे में जानकारी लेना हो, या फिर और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये रहेगा कि हम वहाँ पे वर्ताकार जो है ग्राफ है वो बनाएंगे। और स्तंभ ग्राफ बहुत सारी स्थितियों के लिए ये भी हो सकता है। अब एक अंतिम प्रकार इसका बचता है, यानी ग्राफ का जो अंतिम प्रकार है वो हमारे पास है कि अपना जो ग्राफ रेखा ग्राफ है उसको, और ज़्यादातर यानी सामान्यतया गणित में ज़्यादातर हम रेखा ग्राफ ही काम में लेते हैं। अंतिम प्रकार ग्राफ का जो है रेखा ग्राफ के रूप में। तो रेखा ग्राफ आप देख ही पा रहे होंगे और अब तक आप समझ भी गए होंगे कि रेखा ग्राफ क्या है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, जैसे समय और दूरी, टॉपिक भी हमारा वही चल रहा है, दूरी समय ग्राफ। तो समय और दूरी को हम यहाँ पे दर्शाएंगे, एक अक्ष पे वो समय रहेगा और एक अक्ष पे दूरी रहेगा। अच्छा, दोनों ही स्थितियों में हम क्या करेंगे, ग्राफ को दर्शाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हर स्थिति के लिए हम दूरी के लिए समय ज्ञात कर सकते हैं और समय के लिए क्या ज्ञात कर सकते हैं, दूरी ज्ञात कर सकते हैं हर स्थिति के लिए। जैसा कि हमें पता है कि अगर मैं यहाँ से ये एक इसका जो खंड है, ग्राफ का जो खंड है वो मैं ले लेता हूँ, तो दोस्तों ये खंड अपने आप में 10 भागों में क्या है, विभाजित है इस तरीके से, ठीक है ना। तो प्रत्येक पैमाने के लिए, एक छोटे से छोटे पैमाने के लिए मैं यहाँ पे आंसर निकाल सकता हूँ कि कौन से समय पर कितनी दूरी तय की गई होगी। जैसे कि यदि मेरे को यहाँ पे 4.5, अगर मैं समय का एक 4.5 छोटा सा हिस्सा लेता हूं और आपसे पूछता हूं कि कितनी दूरी तय की गई होगी, तो आप सीधा सा कहेंगे, इसको स्केल रख के यहाँ से इसको मिला देंगे और आप कहेंगे कि जब तक 4.5 का समय था तब तक जो दूरी थी वो 5 पॉइंट समथिंग कुछ रही होगी। तो इस तरीके से इस ग्राफ का मतलब ये हुआ कि हर जो है हर छोटी संख्या के लिए, हर छोटी रीडिंग के लिए हम समय के लिए दूरी निकाल सकते हैं और दूरी के लिए क्या निकाल सकते हैं, समय। तो इस तरीके से जो ये ग्राफ होता है वो होता है रेखा ग्राफ के रूप में। आप जो है एक लंबवत रेखा खींचकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दूरी समय ग्राफ में या किसी भी तरीके के ग्राफ में हमने यहाँ पे 3 प्रकार देखे हैं। स्तंभ ग्राफ, जैसे कि वृत्ताकार जो आपका ग्राफ है, वर्ताकार ग्राफ, जिसमें हमने देखा कि एक वर्ताकार भाग को जो है 100% माना जाता है और फिर उसके हिस्से छोटे छोटे बनाए जाते हैं जिस हिसाब से हमें उसमें दर्शाना हो। जैसे हमने 21 बनाया है, जैसे कि 78 बनाया है, जैसे 0.03 आप ये करोगे
इसका 78 और 21 कितने हो गए, 99 हो गए। तो ये 1% होता है और 1% में से 0.03 आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और 1%। तो इस तरीके से 100% को हम जो है वर्ताकार आरेख मानकर चलेंगे और फिर हमारा बचेगा रेखा ग्राफ, जिसमें हम कुछ पॉइंट लगाते हुए उनको मिलाने की कोशिश करेंगे। कई बार जब एक समान गति हो रही हो दोस्तों, जब गति एक समान हो तो वहाँ पर हमें कई बार सरल रेखा भी मिलती है रेखा ग्राफ में। किस तरीके से कि यदि कोई रीडिंग आपको दे रखी है, जैसे यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 जो भी लिखा है, यहाँ पर भी मैंने रीडिंगें लिखी हैं। तो इसमें क्या होगा, जब समान समय में समान दूरी तय की जा रही हो, यानी कि पहले 1 घंटे में अगर 1 किलोमीटर चला, दूसरे जो है 1 घंटे में वापस कितने, 1 घंटे चला तो घंटे 1 और 1 मिलाकर कितने हो गए, 2। अगर तीसरे घंटे में फिर से 1 किलोमीटर ही वो चला है, तो इस तरीके की रीडिंगें जब हो, यानी कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि एक समान गति और असमान गति, तो जब भी एक समान गति की बात हो रही हो तो वहाँ पे जो ग्राफ होगा वो हमें सरल रेखा में प्राप्त होगा। और ग्राफ के द्वारा हम ये भी बता सकते हैं कि कहाँ पर कौन सी रीडिंगें बढ़ रही है और कहाँ पर कौन सी रीडिंगें घट रही है, या फिर उनके बढ़ने और घटने का अनुपात क्या है। तो इसलिए उपयोगी है हमारे लिए ग्राफ। तो अब दोस्तों हम इस चैप्टर के सवाल यानी कि उसका अभ्यास हम करते हैं। तो पहला सवाल है कि निम्न गतियों में कुछ गतियां आपको दे रखी है, वर्गीकरण कीजिए सरल रेखा के अनुदिश। क्या वो सरल रेखीय गति है, या वो वर्तुल गति है, या फिर वो दोलन गति है, इसमें आपको बदलना है। तो देखिए कौन कौन से वो उदाहरण आपको दे रखे हैं। पहला उदाहरण है कि दौड़ते समय आपके हाथों की गति। जब व्यक्ति दौड़ता है तो उस समय, हालांकि वो तो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन उसके हाथों की जो गति होती है वो किस प्रकार की गति है। तो दोस्तों एक ऐसी गति जो एक निश्चित अंतराल बाद पुनः दोहराई जाती है, तो उस गति को हम कहते हैं आवर्त गति। और आपको पता है कि जब भी आदमी दौड़ता है तो उसके हाथ भी अपनी गति को दोबारा दोहराते हैं। इसका मतलब दौड़ते समय हाथों की गति जो होगी वो कौन सी गति होगी, तो हम कहेंगे वो आवर्त गति होगी, यानी बार बार वो गति वापस दोहराते हैं इसलिए। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है सीधी सड़क पर गाड़ी को खींचते घोड़े की गति। घोड़ा गाड़ी को खींच रहा है, तो दोस्तों सीधी सड़क पर वो खींच रहा है, मुड़ नहीं रहा है, तो सीधी चल रही मतलब कौन सी गति है, सरल रेखीय गति, सरल रेखा में गति कर रहा है। और गाड़ी भी सरल रेखीय गति कर रही है, तो निश्चित तौर पे घोड़ा भी क्या कर रहा है, सरल रेखीय गति कर रहा है, क्योंकि घोड़ा भी आगे बढ़ता है और गाड़ी भी आगे बढ़ती है। मेरी गो राउंड झूले की गति, मेरी गो राउंड, और इसी से हम समझ गए कि वो कौन सी गति है, वृत्ताकार गति है। यानी जो गति वृत्ताकार पथ में होती है उस गति को वृत्ताकार गति या फिर वृत्तुल गति हम कहते हैं। एक और बता दिया गया है, सीसा जो झूला होता है उस पर बच्चे की गति। तो झूले की गति कह लीजिए या फिर बच्चे की गति कह लीजिए, दोनों ही सेम है, तो उस पर लगातार आवर्त गति होती है। हमें पता है कि सीसा वाला जो झूला होता है वो एक बार में आगे जाता है वापस आता है। यानी कि मैंने आपको कल भी एक एग्जाम्पल दिया है कि किसी दृढ़ आधार से यदि धागे से बांधकर किसी वजनदार गोले को लटका दिया जाए तो ये गोला क्या करेगा, आवर्त गति करेगा। तो इस तरीके से वो यहाँ तक स्थिति मान लीजिए ए और बी है, तो स्थिति ए तक आएगा, वापस बी तक जाएगा और वो आवर्त गति करेगा। तो सीसा झूला जो होता है उसकी भी स्थिति कुछ ऐसी ही होती है, इसलिए हम कहेंगे कि वो भी कौन सी गति करता है, तो दोस्तों वो आवर्त गति करता है। ये लीजिए। उसके बाद विद्युत घंटी के हथौड़े की गति। विद्युत घंटी जो होती है, इलेक्ट्रिक जो घंटी होती है, उसमें हथौड़ा चलता है और वो उसकी जो है ध्वनि उत्पन्न करता है। तो हथौड़ा चलता है लगातार, वो अपनी स्थिति को वापस दोहराता है। एक बार में टन की स्थिति बचती है और दूसरी बार में वापस वहीं पे वो मारता है, तीसरी बार में भी वापस वहीं मारता है। मतलब ये भी कौन सी गति है दोस्तों, ये भी आवर्त गति है, क्योंकि हथौड़ा बार बार अपनी गति को दर्शाएगा। छठवां जो एग्जाम्पल है वो है सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति। पुल सीधा है, अगर पुल सीधा है तो रेलगाड़ी भी सीधी ही चलेगी, और चूंकि रेलगाड़ी तो हमेशा ही इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो ऊपर नीचे न होगी, जैसे कि सड़क पर गाड़ियां होती है, उबड़ खाबड़ रास्तों पे गाड़ियां होती है, वैसे नहीं होगी, वो तो हमेशा ही सरल रेखीय गति करेगी। तो बिना मुड़े, सीधा पुल है इसका मतलब वो बिना मुड़े गति कर रही है, और बिना मुड़े गति कर रही है मतलब वो सरल रेखीय गति कर रही है।
सरल रेखीय गति या सरल रेखा के अनुदिश वो गति कर रही है। तो इस तरीके से आप इस पहले सवाल को सॉल्व करोगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है आपके पास, जिसमें आपको बोला गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान देना है कि सही नहीं है, सही वाला कथन अक्सर हमें बताना होता है, लेकिन यहाँ पे कौन सा गलत है वो हम बता रहे होंगे। तो पहला कथन आपको दिया है कि समय का मूल मात्रक सेकंड है, और ये कथन बिल्कुल सही है कि समय का मूल मात्रक सेकंड ही होता है। हम उसे जब भी बड़ी इकाइयाँ हमें मापनी होगी तो उस समय हम मिनट, घंटा या फिर अन्य का उपयोग करेंगे। तो समय का मूल मात्रक तो क्या होता है? सेकंड। प्रत्येक वस्तु नियत चाल से गति करती है। क्या हर प्रत्येक वस्तु जो प्रकृति में है वो नियत चाल से गति कर रही है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कुछ वस्तुएं जो है उबड़ खाबड़ गति भी करती है, उनकी गति अलग प्रकार से भी हो सकती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो नियत चाल से गति करे। जैसे कि मान लीजिए कोई कार सड़क पर चल रही है, तो कार जब भी वो सड़क पर चलती है या वो 50 किलोमीटर तक चलती है, जो भी उसकी रीडिंग है, तो उसमें उस दौरान चलते समय वो धीमे भी हो सकती है, तेज भी हो सकती है, लेकिन उसकी गति नियत चाल की नहीं होगी, हम ऐसा कह सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल ही यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों? गलत लिखा हुआ है। तीसरा ऑप्शन देख लीजिए, क्योंकि जानकारी बढ़ेगी। दो शहरों के बीच की दूरियां किलोमीटर में मापी जाती है। दो शहरों के बीच की दूरियां किलोमीटर में ही मापी जाती है, सेंटीमीटर में मापना बुद्धिमानी नहीं होगी। तो ये बात बिल्कुल सही है। किसी दिए गए सरल लोलक का आवर्तकाल नियत नहीं होता। बिल्कुल, जो सरल लोलक दिया गया है उसका आवर्तकाल फिक्स नहीं है, वो लगातार आवर्तकाल को घटा रहा होता है। यानी कि जैसे ही ये सरल लोलक गति करेगा तो पहली बार में ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, लेकिन दूसरी बार में इसकी गति में क्या होगा? फर्क होगा, और उसकी स्पीड भी क्या होगी दोस्तों? धीमी होगी। तो नियत नहीं होता आवर्तकाल टी जो है। और पांचवा है कि रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति घंटा में व्यक्त की जाती है। बिल्कुल, रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति घंटा में ही व्यक्त की जाती है, भले ही जो सड़क पर गाड़ियां चलती है उनकी चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में, उसमें जो स्पीडोमीटर मैंने आपको कल बताया तो उसमें किलोमीटर प्रति घंटा में मापी जाती है, लेकिन रेल का जो स्पीडोमीटर है उसमें मीटर प्रति घंटा में स्पीड को मापा जाएगा। अब आपका तीसरा सवाल, और तीसरा सवाल यह है कि कोई सरल लोलक 20 दोलन पूरे करने में 32 सेकंड लेता है। एक सरल लोलक है, किसी दृढ़ आधार से लटका हुआ है और वो लगातार दोलन गति या आवर्त गति कर रहा है। तो 20 दोलन पूरे करने में वो 32 सेकंड लेता है। तो आपको उसका आवर्तकाल दोस्तों बताना है। आपको पता है कि आवर्तकाल हम कहते किसे हैं दोस्तों? आवर्तकाल टी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि दोलनों में लिया गया समय, दोलनों में लिया गया समय बट्टे दोलनों की संख्या, बट्टे दोलनों की संख्या, ये स्थिति है। तो हमें पता है कि दोलनों में लिया गया जो समय है वो दोस्तों 32 सेकंड है, और दोलनों की जो संख्या है वो हमें दे रखी है 20। 32 बट्टे 20। तो दोस्तों 32 में जब 20 का भाग लगाएंगे तो 16 दूने 32, यानी कि लगभग 1.6 सेकंड। मैंने बोला आवर्तकाल भी सेकंड में ही मापा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो 1.6 सेकंड होगा, ये हम आपसे कह रहे हैं। तीसरा जो प्रश्न है, उसके बाद दोस्तों चौथे प्रश्न को देखते हैं हम। दो स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। दो स्टेशन बता रहे हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म बता रहे हैं, और उन दोनों के बीच की जो दूरी है 240 किलोमीटर है, बहुत दूर है। कोई रेलगाड़ी इसी दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है। कोई रेलगाड़ी है और 240 किलोमीटर दूर वाले गांव में पहुंचाने के लिए वो 4 घंटे लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? दोस्तों मैंने चाल के बारे में आपको बता रखा है कि चाल क्या होगी। तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय। बहुत ही हल्के फुल्के जो प्रश्न हैं दिए गए हैं आपको। चाल बराबर दूरी बट्टे समय। दूरी हमारे पास बच्चों 240 है और समय हमारे पास 4 घंटे का दे रखा है। अब ध्यान ये रखना है कि 240 किलोमीटर है, किलोमीटर दूरी का बड़ा मात्रक है, और जो आपको समय का मात्रक दे रखा घंटे,
तो घंटे समय का भी बड़ा मात्रक है। ये आप लोग ध्यान दोगे कि यहाँ बड़ा है तो यहाँ भी बड़ा होना चाहिए। यदि यहाँ पे 240 मीटर होता, कहीं छोटी दूरियां किसी प्रश्न में हमें दे रखी हो और 240 मीटर की वहाँ पे बात की जा रही हो, तो दोस्तों यहाँ क्या होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए। अगर सेकंड नहीं है, अगर मिनट है, तो आप उसको 60 से जो है मल्टीपल करके उसको सेकंड में बदलोगे। और यदि अब यहाँ पे 4 घंटे दे रखा है, इसके बजाय मेरे को अगर ज़्यादा दे रखा होता, मान लो कि 7200 सेकंड दे रखा होता, सेकंड दे रखा होता, तो मैं इसको किस में बदलता, घंटे में बदलता। ठीक है ना, तो आपको ये करना है, ध्यान रखें। अब देखो, आपको चूंकि किलोमीटर और घंटा दोनों ही बड़े मात्रक है तो चलेगा, छोटे तो दोनों छोटे होने चाहिए, सिंपल। तो 240/4 मैंने कर दिया है, तो आपको पता है कि 6 चौके 24 होते हैं, यानी लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि किलोमीटर है, घंटा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी, रेलगाड़ी की रफ्तार होगी। अगर 240 किलोमीटर को तय करने में वो 4 घंटे लगा देती है, तो मतलब साफ है कि वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, और यही हमारे प्रश्न का क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहा गया है किसी कार के पथमापी का, पथमापी स्पीडोमीटर जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना, वो कार में लगा होता है स्पीड को मापने के लिए। किसी कार के पथमापी का 8:30 बजे पाठ्यांक इतना है। 8:30 बजे तो जो पथमापी है, ओडोमीटर जिसे हम कहते हैं, ओडोमीटर देखा ना आपने, वो बताता है कि अब तक कार कितने दूरी पर चली है। तो किसी ओडोमीटर का पाठ्यांक 8:30 बजे दर्शा रहा है, और वो कितना दर्शा रहा है, आपको इतना दे रखा है। और उसके बाद जो 8:30 के बाद 8:50 पर अगर आप देखो तो पथमापी का जो पाठ्यांक है वो परिवर्तित होकर कितना हो जाता है दोस्तों, इतना हो जाता है। तो अब आपको कार के द्वारा चली गई दूरी कितनी है वो बतानी है। कार की चाल किलोमीटर प्रति मिनट, किलोमीटर प्रति मिनट और किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों में ही जो कार की चाल है वो आपको व्यक्त यहाँ पे करनी है। तो आपको ये प्रश्न जो है किस तरीके से सॉल्व करना है, आइए हम एक बार इसको देखते हैं। तो दोस्तों, ये प्रश्न सॉल्व करने के लिए आप करोगे, पहले तो समय का अंतर निकालोगे, क्योंकि 8:30 बजे पाठ्यांक इतना था और 8:50 पे पाठ्यांक इतना था। तो दोस्तों, क्वेश्चन में क्या दिया है, जो गिवन है वो आप लोग पहले लिखोगे। तो जो प्रश्न में आपको दिया है वो आपको पहले लिखना है। जैसे कि मेरे को ये बोला गया है कि 8:30 बजे तक, 8:30 बजे मीटर जो उसका है पथमापी यानी कि ओडोमीटर जो है उसका पाठ्यांक 57,321 दे रखा है। तो ये मैंने लिखा 57,321 किलोमीटर। और उसके बाद आपको प्रश्न में ये बोला गया है कि 8:50 AM पर जो पथमापी है, जो ओडोमीटर है, उसका पाठ्यांक 57,336 हो जाता है। तो ये 8:50 की मैं बात कर रहा हूँ और वहाँ पे पाठ्यांक 57,336 किलोमीटर हो जाता है। तो अब दोस्तों, ये जो समय का अंतराल है वो आपको पहले यहाँ निकालना है। यानी 8:30 से 8:50 हम यदि कहें तो लगभग यहाँ पे 20 मिनट का अंतराल आया है, और तब तक गाड़ी ने जो दूरी तय की है वो 57,321 उसकी रीडिंग थी ओडोमीटर की, और अब 336 हो गई है। तो 15 किलोमीटर का फ़र्क यहाँ पे आया है। तो तब तक गाड़ी ने 15 किलोमीटर की दूरी तय की है। वो 15 किलोमीटर चली है 20 मिनट में। तो दोस्तों, यदि यहाँ से मैं 1 मिनट की बात करूँ, यानी प्रति मिनट की बात करूँ, तो 20 मिनट में 15 किलोमीटर, तो प्रति मिनट में क्या हो जाएगा, 15/20 किलोमीटर, 15/20 किलोमीटर। और 15/20 अगर हम इसको सॉल्व करें तो 0.75 ये आपके लगभग होगा, 0.75 किलोमीटर ये हो जाएगा, ठीक है। और 1 मिनट में वो यदि इतनी दूरी तय करती है तो हम कहेंगे कि प्रति मिनट जो उसकी चाल है ये 0.75 किलोमीटर रहेगा। तो प्रति मिनट इसकी चाल कितनी हो गई है दोस्तों कि 0.75 किलोमीटर प्रति मिनट। और वही हमसे पूछा जा रहा है पहला प्रश्न कि ये इसकी चाल ज्ञात कीजिए किलोमीटर प्रति मिनट में।
तो हमने 0.75 किलोमीटर प्रति मिनट के लिए, प्रति 1 मिनट के लिए निकाला है। उसके बाद हमसे ये पूछा गया है कि इसकी चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में भी बदलिए। तो 1 मिनट में यदि 0.75 हो रहा है तो 1 घंटे में, घंटे का मतलब 60 मिनट, तो इसको 60 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 1 घंटे में, या फिर हम ऐसा लिखते हैं कि 60 मिनट में जो उसकी चाल होगी वो 0.75 × 60 हो जाएगा, और 6 7 42 और 3 45, यानी हम कहेंगे 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जो इसकी रफ्तार किलोमीटर प्रति घंटा में होगी वो होगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से हम इसकी चाल को किलोमीटर प्रति मिनट, किलोमीटर प्रति घंटा और इसके द्वारा चली गई जो दूरी है वो ऐसे निकाल सकते हैं। इसके द्वारा चली गई जो दूरी थी वो कितनी थी दोस्तों, 15 किलोमीटर। तो ये प्रश्न इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। भले ही आवर्तकाल को लेकर पूछे तो हमें पता है कि आवर्तकाल के लिए हम क्या करेंगे, आवर्तकाल के लिए दोलनों में लिया गया समय बट्टा दोलनों की संख्या, और उसके बाद यदि चाल, समय या दूरी तीनों में से कोई एक पूछे तो भी हमारे लिए बहुत आसान है। और यदि कोई सवाल हमसे इस तरीके का पूछ लिया जाए जैसा कि जो प्रश्न 5वां आपका है, तो वो भी हम कर सकते हैं।